नमस्कार दोस्तों। सेट थ्योरी के आज तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स, राइट। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि सेट क्या है, सेट के कितने टाइप्स है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, क्या क्या सेट पे ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक तो हम लोग दो सेट्स का यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, यूनियन का क्या मतलब हुआ कि दोनों सेट्स को कंबाइन करना। ठीक है, लेट्स से कि मुझे ए और बी दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन का सिंबल ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स को हम कंबाइन लेंगे, कंबाइन करेंगे। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि लेट से दो सेट है और इन दोनों सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्शन में आएगा और इसका सिंबल ये है। डिफरेंस और से मतलब एक सेट में से दूसरे सेट्स को घटाएंगे, कॉम्प्लीमेंट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो यही पहले पांच चीज़ें पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है यूनियन ऑफ द सेट्स। ठीक है, एज डेफिनेशन सजेस्ट ए यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल दोज एक्स विच एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब एक्स या तो ए में रहे या तो बी में रहे, दोनों में से किसी एक में रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक्स ए सेट ए लिया गया है 1 2 3 और सेट बी लिया गया है 2 3 4। तो जब हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो इस पे क्या कर रहे हैं, दोनों सेट्स को मिला रहे हैं। तो मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब आप लोग को एक बात का कंफ्यूजन होगा कि जैसे कि सेट हमारे पास ए क्या था 1 2 3 और बी क्या था 2 3 4। तो जब इनका यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बोलेंगे 1 2 3 ए वाले आ गए और फिर 2 3 4 बी वाले आ गए। तो ये होना चाहिए ए यूनियन बी, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग टू सेट्स। लेकिन मैंने बताया है कि चूंकि दो दो बार आ गया है, तीन दो बार आ गया है और सेट में एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक ही बार आएगा जो भी एलिमेंट होगा, इसीलिए 1 2 3 ए यूनियन बी होगा। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब हो रहा है दो दो सेट को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं बस। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू इधर ए और बी, दोनों में से किसी में भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, ओके। और लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। एंड बी का क्या मतलब है कि एक्स ए में भी है और बी में भी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। जैसे कि हमने लेट्स से कि ये सेट लिया, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी मैंने क्या लिया 2 3 4। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, तो यू विल फाइंड कि 2 दोनों ही सेट में है और 3 भी दोनों ही सेट में है। इसीलिए जब हम ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 2 और 3, क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट है वो सेट ए में भी है सेट बी में भी है। ठीक है, तो वही नोट में कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और कह रहा है कि जब दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो बोलेंगे दोनों सेट्स डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग सेट है। जैसे कि हम सेट ए ले लिए 1 2 और सेट बी ले लिया 3 4। तो अगर आप लिखने जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ऐसा है ही नहीं जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वी विल राइट कि 5, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो फिर ए और बी को हम लोग कैसे सेट बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट। ठीक, ओके। तो ये हो गया इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे एग्जांपल लिया भी गया है। ओके, 1 2 3 और इनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन बी 5 हो गया। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में से क्या होता है ए माइनस बी को हम लोग ऐसे ए स्लैश बी भी लिखते हैं, ए अपॉन बी भी पढ़ते हैं उसको। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी को घटा दिया जा रहा है तो वो ए में तो रहेगा लेकिन बी में नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कि एक सेट लिया गया ए इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा सेट लिया गया 2 3 4। अब ए में से बी को घटाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब भी हम ए माइनस बी सेट लेंगे तो सिर्फ सेट ए में से
उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है जो बी में है। ठीक है, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सेट ए में से सिर्फ उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो जो बी में है। तो बी में कौन सा एलिमेंट है, 2 3, तो सिर्फ इन एलिमेंट्स को हटाएंगे, तो इनको हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1, तो इसीलिए 1 आ गया। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 3 4। तो जब हम लिखने जा रहे हैं b माइनस ए, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स जो सेट बी में हैं और सेट ए में नहीं है, तो सेट बी में से सेट ए वाले एलिमेंट्स को हटा दो। अब देखो सेट बी ये है, सेट ए ये है, तो सेट बी में से ए वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। तो इनको जब हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो तुम लोग हिंदी में ब्रैकेट में लिख सकते हो। आई होप कि तुम लोग पेन और कॉपी एटलीस्ट तुम लोग के पास होगा। यू गाइज विल बी राइटिंग एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव इन माई PDF। ठीक है, तो ये सब तो लिखना ही है। अगर लेट्स से कि मैं पहले से लिखा हूँ, इसमें पहले से लिखा गया है, तो आप लोग वीडियो पॉज करो, एक एक चीज़ लिखो, एक एक चीज़ लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो a माइनस बी का ये मतलब हुआ, हाँ, कि सेट ए में से सेट बी वाले एलिमेंट्स को हटा देना है। हिंदी में भी लिख लो इफ़ यू वांट। ठीक, चलो, और बेसिक मतलब यही हो जाएगा कि a माइनस बी मतलब x a में होगा, x b में नहीं होगा। ठीक है, ओके, लेट मी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट में से ही, लेट्स से कि यूनिवर्सल सेट 1 से 10 और ए ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट्स को हटा दो। तो जैसे कि ए हमारा ये था, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट माइनस है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखो 1 2 ऐसे 10 तक, और ए वाले एलिमेंट्स, ए वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। जब इनको हटा दोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6 7 8 9 10, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज कि s डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा होता है कि या तो ए में रहेगा या तो ए कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। अच्छा, ये सब बातें और जाके क्लियर होगी जब मैं वेन डाइग्राम पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल जितना पढ़ा है उतना सुन लो। अगर कहना हो तो लेट्स से कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, और बाहर वाला जो रीजन है उसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कुछ कॉमन है, क्योंकि ये है ब्लैक वाला, और ए कॉम्प्लीमेंट थोड़ी देर के लिए मान लो कि रेड वाला है, तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। तो 5 होता है, इसका मतलब कि ये दोनों सेट कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट। और ए कॉम्प्लीमेंट को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, जो कि लेट मी टेक अनदर पेन, ये ग्रीन वाला डब्बा मिल जाएगा, रेड और ब्लैक को कंबाइन करोगे तो। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा था, तो क्या किया जाए, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए। तो थोड़ी देर के लिए इस सेट को हम ए कॉम्प्लीमेंट को ए मानो, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए की जगह क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 10 तक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 6 7 8 9 10। अब 10 नंबर में से ये 5 नंबर हटा देने के पास क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, ये तो ए के बराबर हो गया। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है। ठीक है, ये बात आ रहा है समझ में। ठीक है, अगर जो बात ना आए तो फिर वीडियो पॉज करो और वापस से सुनो, तो आएगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, जैसे कि मान लो कि सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में 2 एलिमेंट है, ए बी। तो जब हम ए क्रॉस बी, कार्टीजन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे,
हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करो, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करो। मतलब 1 का ए के साथ भी होगा और 1 का बी के साथ भी होगा, ठीक है। उसी तरह 2 का ए के साथ भी होगा, 2 का बी के साथ भी होगा, और 3 का ए के साथ भी होगा और 3 का बी के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। और तुम लोग देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना था, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है। तो देख रहे हो कि 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। तो वहीं से ये फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर नंबर ऑफ अच्छा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। या फिर ऐसे कहो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी n है, तो इसको n, ये n दूसरा है, ये n दूसरा है, ठीक है। या फिर ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, m इंटू n। या फिर ये फॉर्मूला ठीक तो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कंटेन्स ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए सेट ए में होना चाहिए और बी सेट बी में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब ए क्रॉस बी में हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहा है ए कॉमा बी, तो जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो पहले सेट से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैं अभी इसको प्रूव भी करूँगा, इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। देखना कैसे, इसको थोड़ा मैं हटा दूँ फिर मैं दिखाता हूँ। तो देखा तुमने ए क्रॉस बी, यहाँ पे तो हमने लिखा है। अब क्या करो, बी क्रॉस ए लो। इसका मतलब कि पहला एलिमेंट बी सेट का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ए सेट का होना चाहिए। इसका मतलब क्या करोगे, तो ए का एक बार 1 के साथ, ए का एक बार 2 के साथ, ए का एक बार 3 के साथ, बी का एक बार 1 के साथ, बी का एक बार 2 के साथ मैपिंग लो, और बी का एक बार 3 के साथ, ठीक है। तो देख रहे हो कि बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए क्रॉस बी में दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ से एक बात तो प्रूव हो गया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखना है। और क्या बातें ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। चल, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स कब इक्वल रहेंगे, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, कह रहा है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सही बात है। कह रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट होने चाहिए और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट होना चाहिए। तो ये तो तभी होगा जब दोनों ही सेट बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी कह रहा है कि सेट ए एंड बी आर इक्वल देन वी राइट ए इज इक्वल टू बी। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल देन विल राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अब देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 6 7, और सेट बी में क्या है, 6 1 2 7। लेकिन ये बराबर सेट होंगे क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट्स। सेट का ऑर्डर कुछ भी होगा, ठीक है। एज ए डेफिनेशन जाते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। तो 1 2 6 7 सेट बी में है ना, 1 2 6 7, और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए, मतलब 6 1 2 7, ठीक है। 6 1 2 7 है, इसीलिए दोनों बराबर है, अदरवाइज तो देख के लग ही जाए। और ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता है। तुम चाहे 1 2 6 7 लिखो या फिर 7 1 6 2 लिखो या फिर 2 6 1 7 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है, ठीक है। तुम तो ऐसे समझो कि एक झोला है, उसमें 4 बॉल है, एक पे 1 मार्क है, एक पे 2 मार्क है, एक पे 6 मार्क कर रहा है, एक पे 7। तो तुमने पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, 6 डाला, 7 डाला, तो उस झोले में 4 ही बॉल है। फिर इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कौन सा बॉल पहले डाला है, तुमने तो 4 बॉल डाला है, तो उस थैले में 4 बॉल होंगे, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट, ठीक है। मेरे कहने का यही मतलब था। अब देखो एक और चीज़ कहा जा रहा है कि अगर सेट ए
इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी, ये वही कह रहे हैं ए जब बी का सबसेट होगा तो हम ये कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और जब बी ए का सबसेट होगा तब हम ये कह रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। तो मिला जुला के वही बात बोला जा रहा है जो अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वलिटी, जैसे एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो इसमें अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, बिकॉज मैंने कहा कि रिपीटेशंस सेट में नहीं होता है, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें तो मैं सिर्फ यही लिखूंगा एफ ओ एल ओ, भी नहीं लिखूंगा, देखो डब्ल्यू, सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स लिखने हैं। और इसमें भी वही आ जाएगा डब्ल्यू ओ एल एफ, एक ही बात है, इसमें भी 4 लेटर हैं, ये चारों लेटर आपस में बराबर है, तो ये दोनों सेट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये सेट बी है और ये सेट ए है, तो सेट आपस में क्या हो गया, बराबर। ठीक है, तो आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। नाउ विल कम टू वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा वेन डायग्राम में देखो, कह रहा है कि वेन डायग्राम इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट्स पिक्टोरियली एज सर्कल्स और क्लोज्ड कर्व्स विद इन अ इनक्लोज्ड कर्व, और जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन एंड क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये जो रेक्टेंगुलर है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर दो सेट है, एक सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, हम दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं, तो ये पूरा ही रीजन हो जाएगा। इस पूरे रीजन में से कोई सा भी एलिमेंट उठा लोगे वो या तो ए में होगा या तो बी में होगा। और तुम लोग को याद होगा तो मैंने इसके डेफिनेशन में बताया था कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ए और बी में से कोई सा भी एलिमेंट होगा वो ए यूनियन बी में आएगा, और जो ब्लैक शेडेड रीजन दिख रहा है तुम लोग को वही ए यूनियन बी है। वी आर कंबाइनिंग दोज टू सेट्स। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, या तो सॉरी x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, मैंने कहा था दोनों में होना चाहिए। तो ये वाला जो रीजन है ये ए में भी है और ये बी में भी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैसे ही तुम लोग देख सकते हो कि इसमें ए में से बी को हटा दिया गया तो हमारे पास सिर्फ ये रीजन बचा, तो ए में से बी को हटाओगे तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। सिमिलरली इस केस में क्या किया गया है, बी में से ए को हटा दिया गया तो ये बी माइनस ए हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या किया जा रहा है कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को यूनियन बी। अब देखो इस फिगर को और इस फिगर को और इस फिगर को अगर तीनों को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट दिस। ध्यान से देखो, इसमें क्या आ जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, सबको कंबाइन, और ये इंटरसेक्शन बी, सबको कंबाइन कर देने पे ये आ जाएगा, ये वाला रीजन जिसको हम लोग ए यूनियन बी बोल रहे हैं वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज ए सेट, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको यूनिवर्सल सेट माइनस ए बोला जाता है, इसको हम लोग यू माइनस ए भी बोले थे। और ये दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में फाई है, इसलिए इस सेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसजॉइंट सेट। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, दर इज नथिंग कॉमन, तो इसलिए ए और बी कैसे सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे दिखते हैं, तुम लोग देख लो। ठीक है, जब इतना समझ में आ गया तो ये तो हम लोग दो सेट्स पे देख रहे थे वेन डायग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं तीन सेट्स पे। तीन सेट्स में देखना, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, मतलब x ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, तो तीनों वाला रीजन सिर्फ यही वाला रीजन है जो ए में भी दिखेगा तुमको, बी में भी है और सी में भी, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं।
सिमिलरली इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन है। सबसे पहले तो क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी रीजन ये होगा, ए और बी में कॉमन। फिर ये वाला रीजन कौन सा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा पेन से करता हूँ, ये वाला जो ब्लू वाला रीजन है ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और फिर सी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सी इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन हो जाएगा सी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इन दोनों तीनों का यूनियन लिया गया, तो तीनों के यूनियन में ये तीनों पार्ट है। अब तो ये तुम्हारा ये भी आ जाएगा, और यूनियन लेंगे तो ये सब आ जाएगा, मतलब ऐसे दिखाते हैं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा। ठीक, और ए यूनियन बी यूनियन सी तुम लोग को पता ही चल रहा होगा, तीनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये पूरा फिगर आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बाहर वाला रीजन हो जाएगा। और ये वाला रीजन भी दिख ही रहा होगा तुम लोग को। इसमें से क्या करोगे, सेट सी में से मैं ए यूनियन बी को हटा दिया हूँ, राइट। सेट सी ये है, इसमें से ए यूनियन बी हटाएगा, ख़त्म करोगे तो हमारे पास सिर्फ यही वाला रीजन बच जाएगा, और ये ए यूनियन बी यूनियन सी भी दिख ही रहा है तुम लोग। ये वेन डायग्राम है, ठीक है। ओके, कुछ कॉम्यूटेटिव लॉ है जो हम लोग पढ़ेंगे अब। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी यूनियन ए, विच इज राइट। कि अगर ए को बी के साथ कंबाइन करो या फिर बी को ए के साथ कंबाइन करो, एक ही बात है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का हो या फिर बी इंटरसेक्शन ए का हो, अल्टीमेटली तुम तो यही कह रहे हो कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन हो, या फिर दूसरा तुम ये कह रहे हो कि ऐसे एलिमेंट्स जो बी और ए में कॉमन हो, तो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, इसीलिए ये हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है, यहाँ पे लगाया ना ब्रैकेट, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो, यही तो एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को लिख सकते हैं हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एक ही बात। ठीक है, तो जैसे तुम ऐसे याद रखो ए इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये इंटू वाला यूनियन की तरह काम कर रहा है और प्लस वाला इंटरसेक्शन की तरह काम कर रहा है। या फिर अगर बस ध्यान देना और क्या, बाकी इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ए का किसके साथ यूनियन लेना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला रीजन हो गया, और ये वाला रीजन हो गया। तुमको ये जितना वाइट दिख रहा है ये रीजन तुमको मिलेगा। और दूसरे केस में कह रहा है कि ए का बी के साथ यूनियन ले लीजिए, तो ए का बी के साथ यूनियन ले लिया तो ये पूरा रीजन आ जाएगा। मुझे थोड़ा मार्क करने दो, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि इंटरसेक्शन ए फिर ए यूनियन सी करो, ए यूनियन सी ये वाला रीजन हो जाएगा। लेट मी चेंज अनदर पेन। हाँ, ए यूनियन सी ये वाला रीजन हो जाएगा। तो इनके बीच कॉमन क्या है, तो इनके बीच कॉमन देखो, इनके बीच कॉमन क्या होगा, ध्यान से। इनके बीच कॉमन एक तो ये वाला रीजन दिख रहा होगा तुम लोगों को, येलो वाला, और एक ये वाला रीजन भी तुमको दिखेगा, क्योंकि ये ए यूनियन बी में भी है और ये ए इंटरसेक्शन सी में भी है। तो जितना येलो रीजन दिख रहा है ना वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो फिर फिलहाल बस ये याद कर लो कि ऐसा होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हम लोग यूनियन बी के साथ लेंगे, एक बार यूनियन सी के साथ लेंगे, और फिर बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एक बार क्या करेंगे, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, और एक बार इंटरसेक्शन किसके साथ ले लो, सी के साथ ले लो, और फिर यूनियन ले लो। चाहे तुम ऐसे करो या फिर ऐसे करो, एक ही बात है। इस रीजन को ये रिप्रेजेंट करेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इम्पॉर्टेंट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो तुम तो ऐसे ध्यान रखो
अब जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा कर देता है चीज़ों को। तो एक बार कॉम्प्लीमेंट ये ए पे जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट यू पे जाएगा और फिर बी पे जाएगा। तो देखो ये क्या करेगा, जब ये ए पे जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनियन का उल्टा क्या होगा, इंटरसेक्शन। ऐसे मानो यूनियन का उल्टा क्या होगा, इंटरसेक्शन, और बी पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्प्लीमेंट है एक बार ए पे जाएगा, एक बार इंटरसेक्शन पे जाएगा, एक बार बी पे जाएगा। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो एक बार तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन, और बी पे क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो फार्मूला याद रखना उतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक चीज़ हम करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करोगे, ए पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन, और फिर जाएगा बी यूनियन सी पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इस पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो ये इसको क्या बना देगा, इंटरसेक्शन, और सी पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आओ, इन सारी बातों पे जब इतना चीज़ सीख ली है तो फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो ताकि। ओके, ठीक है, थैंक यू।